हुँ, हुँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग एक ऐसे सामाजिक केस की चर्चा करने जा रहे हैं जो सामान्यतः हमारे घरों में होता है। होता क्या है कि हम जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं पत्नी के साथ, परिवार के साथ, क्योंकि आइदर और सर्वाइवर ये एक परंपरा भारत में पड़ती जा रही है। उसका कारण है कि पता नहीं है कि ईश्वर आगे किसके साथ क्या करने वाला है। तो फिर पत्नी को वो क्लेम ना करना पड़े, पत्नी को अलग से क्लेम करके पति के अकाउंट से राइट ना लेना पड़े। उससे अच्छा तरीका ये है कि आइदर और सर्वाइवर का अकाउंट पत्नी के साथ खोल लिया जाए और उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया जाए। तो अगर कोई बात हो भी जाए दोनों में से किसी में, तो फिर उसका परिणाम ये निकले कि साहब दूसरा व्यक्ति उसको विथड्रॉ कर सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जब हम जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो हो सकता है कि हमने एग्रीमेंट किया हो, एग्रीमेंट में जॉइंट अकाउंट खोला हो और एग्रीमेंट में अगर जॉइंट अकाउंट खोला जाता है, तो फिर आप ये भी मान के चलिए कि एग्रीमेंट का जॉइंट अकाउंट में ख़ास बात ये होती है कि जब हम पार्टनरशिप फ़र्म बनाते हैं, तो पार्टनर जो हैं एक-दूसरे के एजेंट भी होते हैं। पार्टनरशिप फ़र्म की ख़ास बात ये होती है एज़ पर द पार्टनरशिप एक्ट कि 2 लोगों ने मिलकर बनाया है, वो इंडिविजुअल 2 लोग मिलकर एक कंपनी फ़ॉर्म करते हैं या एक एसोसिएशन फ़ॉर्म करते हैं और उस एसोसिएशन के माध्यम से वो काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में 2 लोग अगर पार्टनर हैं, 2 से ज़्यादा लोग पार्टनर हैं, तो सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सभी रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि उनमें से किसी एक के द्वारा भी अगर कोई चेक काटा गया है और वो बाउंस हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में बाकी पार्टनर भी उतने ही ज़िम्मेदार होंगे जितना कि चेक काटने वाला है। और मुकदमा सबके खिलाफ हो सकता है, रिकवरी सबके खिलाफ आ सकती है क्योंकि वो एक-दूसरे के वो ओनर एज़ वेल एज़ एजेंट और एक-दूसरे के होते हैं। तो ये एक सामान्य नियम है पार्टनरशिप फ़र्म का। लेकिन पार्टनरशिप फ़र्म का जो नियम है, वो क्या जॉइंट अकाउंट पत्नी-पत्नी पति-पत्नी पर भी लागू होता है? तो 2 जॉइंट अकाउंट खोलने का मतलब ये होता है कि हम दोनों ने मिलकर कोई अकाउंट खोला हुआ है। अब उस जॉइंट अकाउंट में मोस्टली पति ने अपने बचाव के लिए पत्नी का नाम रखा हुआ था या बच्चों का नाम रखा था, भाई-बहन का किसी का नाम रखा था, माँ-पिता का किसी का नाम रखा था, ताकि वो सिक्योरिटी फीचर्स हो सकें। लेकिन अगर वो मतलब पति या जो पार्टनर है, वो पार्टनर साइन करके चेक काटता है, वो चेक अकाउंट में लगाई जाती है, वो चेक बाउंस हो जाती है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है, वो चेक अगर बाउंस हो जाती है। दूसरा स्टॉप पेमेंट का उसमें चक्कर रहता है कि स्टॉप पेमेंट हो जाए तो मतलब हमने चेक काटी और चेक काटने के बाद हमने अपने अकाउंट में स्टॉप पेमेंट करवा दिया उसका। अकाउंट में पैसा है लेकिन स्टॉप पेमेंट करवा दिया। तो फिर ऐसी परिस्थिति में लायबिलिटी क्या होगी? स्टॉप पेमेंट के मामले में मैं आपको बता दूँ कि गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट बड़ा अच्छा है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई चेक काट दी गई है, उस पर स्टॉप पेमेंट लगाया गया है, कंसिडरेशन के लिए भले ही वो इसलिए हो कि माल सप्लाई हुआ वो डिफेक्टिव हो। उस केस के मामले में मैं आपको बता दूँ कि ये सरकार को किसी ने कुछ सप्लाई किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसने सप्लाई किया, सप्लाई करने पर सरकार ने उसको चेक काट दिया। बाद में जब उसकी टेस्टिंग हुई सामान की, तो सामान टेस्टिंग में वो कुछ इन्फीरियर पाया गया। जब इन्फीरियर पाया गया तो क्या हुआ कि सरकार के अधिकारियों ने स्टॉप पेमेंट लगवा दिया कि भई इनका पेमेंट रोक दिया जाता है, उनका पेमेंट रोक दिया गया। वो व्यक्ति ऑनरेबल कोर्ट चला गया। कोर्ट ने ये कहा कि आप स्टॉप पेमेंट नहीं करवा सकते, आप रिकवरी कर सकते हैं। आप अपने सामान की गारंटी-वारंटी जो भी है वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बार चेक काटे जाने के बाद उस पर स्टॉप पेमेंट नहीं हो सकता। वो तो ड्यू हो गया। अब जो ड्यू हो गया उसके बाद जो सामान सप्लाई किया गया था, गलत सामान सप्लाई किया गया था, उसके लिए आप उस पर वाद लाइए। उसके लिए उसको जो गारंटी है, जो वारंटी है उसकी उसको क्लेम करिए। उसको डिफ़ॉल्टर भविष्य में घोषित करिए। लेकिन आज जो आपने चेक काटा हुआ है, वो चेक आप स्टॉप नहीं करवा सकते। अगर आपने उसको स्टॉप करवाया है, तो फिर वो बाउंसिंग ही माना जाएगा। ये माना जाएगा कि चेक बाउंस कर गया और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है। आज का जो केस है, उस केस में कुछ दूसरे तथ्य हैं। ये मुंबई हाई कोर्ट का केस है और मुंबई हाई कोर्ट के इस केस में सवाल ये पैदा हुआ कि पति ने चेक काटा, पत्नी ने साइन नहीं किया जबकि जॉइंट अकाउंट है, आइदर सर्वाइवर का अकाउंट है। अगर वो अकाउंट जॉइंट अकाउंट होता,
कंपलसरी बोथ सिग्नेचर चाहिए होते तो वैसे ही डिफ़ॉल्ट हो जाता। लेकिन आइदर सर्वाइवर का है, पत्नी भी साइन कर सकती थी, पति भी साइन करता है। पति ने साइन करके चेक दिया, वो जॉइंट अकाउंट का चेक था, आइदर सर्वाइवर का था, उसकी वजह से चेक बाउंस हो गया। कोर्ट जब वो बाउंस हो गया तो सिविल जुडिशियल कोर्ट में जाया गया। एप्लीकेंट ने जुडिशियल कोर्ट में ये कहा कि साहब पति और पत्नी दोनों ही का चूंकि जॉइंट अकाउंट है इसलिए दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। दोनों रिस्पॉन्सिबल होने के नाते कोर्ट ने दोनों को सम्मन जारी कर दिया। दोनों को जब सम्मन गया तो पत्नी कहती है कोर्ट के सामने कि साहब हमारे खिलाफ कोई सम्मन नहीं बनता क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि क्या हुआ, मेरा कोई कंसिडरेशन का मामला नहीं बनता है, मैंने कोई साइन नहीं किया है, मैंने कुछ किया नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। कहती है कोर्ट के सामने कि साहब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि आखिर ये क्या हुआ, इसलिए मुझे इस मामले में क्षमा किया जाए। कोर्ट कहता है, कोर्ट के सामने जो एप्लीकेंट है वो ये कहता है नहीं तुम दोनों ही दोषी हो क्योंकि तुम दोनों ने ही चेक काटा था, तुम्हारा जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट होने के नाते तुम्हारी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब पत्नी हाई कोर्ट पहुंचती है और हाई कोर्ट में वो गुहार लगाती है और ये सेम आर्गूमेंट हाई कोर्ट के सामने रखती, कहती जब मेरा दोष नहीं है, मैंने चेक काटा नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, तो आखिर पति ने जिसने चेक काटा है उसके खिलाफ मुकदमा करिए, वो रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हूँ। हाई कोर्ट इस मामले को सुन रहा था। सुनवाई करते समय विपक्ष ने फिर वही बात कही कि साहब आइदर और सर्वाइवर में दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के नाते दोनों यहाँ पर दोषी हैं। होता क्या है, जो पिटिशनर है, पिटिशनर ये मानता है कि पत्नी को भी अगर फंसा देंगे तो मेरा पैसा जल्दी मिल जाएगा, पत्नी मेरा पैसे को आसानी से पति दे देगा क्योंकि उसकी पत्नी जेल जाएगी और डिफ़ॉल्ट कर, और अगर पत्नी उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है तो पति जो है वो हमको परेशान कर सकता है, वो मेरे को लंबा खींच सकता है। ये बातें सब कुछ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने पुरानी रूलिंग का हवाला देते हुए, पहले से जो केसेस में रूलिंगें आ चुकी हैं उसमें ऑनरेबल जस्टिस कोतवाल ने ये बात कही है कि भाई देखिए, पत्नी चूंकि साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, साइन नहीं किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई पहले के जजमेंट भी कुछ ऐसे हैं जिसमें ये बताया गया है कि नहीं साहब इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, यानी कि जिसने चेक दिया है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा। वो जिसको ये पता ही नहीं है क्या ट्रांजैक्शन है, जिसको ये पता ही नहीं है कि आखिर क्या है, वो उस मामले में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 9 लाख रुपए की 12 लाख रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 3 लाख रुपए पेमेंट कर दिया गया, बाकी के 3 चेक काटे गए, उन 3 चेकों पे साइनिंग अथॉरिटी पति था। 9 लाख रुपया बकाया है, 9 लाख रुपए बकाया होने के नाते कपल के खिलाफ, हालांकि पार्टी ये कह रही है कि साहब ये दोनों ही अप्रोच किया था, दोनों ने मिलकर हमसे ट्रांजैक्शन किया था, इन्होंने 12 लाख रुपए उधार लिए थे, उधार लेने के बाद ये दोनों पति पत्नी मेरे पास आए थे, इन्होंने चेक हमारे सामने दिया था, इनके सामने का प्रकरण है, पति ने साइन किया, लेकिन उसकी चूंकि कोई एविडेंस नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है। हालांकि इनका आर्गूमेंट ये है कि पत्नी जो है वो पति के डे टू डे वर्क में पार्टिसिपेट करती है, वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, वो सब कुछ करती है, इसलिए वो इस मामले में पत्नी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसकी संज्ञान में है और चेक उसके सामने ही काटा गया। लेकिन कोर्ट ने कहा इसका कोई एविडेंस ना होने के कारण सेक्शन 138 में जॉइंट अकाउंट होल्डर के खिलाफ लाइबिलिटी नहीं बनती, केवल एक व्यक्ति के खिलाफ लाइबिलिटी बनती है जब तक कि दोनों की साइन उस पर ना हो। अगर एक का साइन है तो फिर वो एक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, इस नाते पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्योंकि एविडेंस नहीं है, और आप जो कुछ भी कहने की कोशिश कर रहे हो उसका कोई एविडेंस आपके पास नहीं है। ये मुझे लगता है एक अच्छा मुंबई हाई कोर्ट का अच्छा जजमेंट है, इस जजमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। मैं उसका साइटेशन बता देता हूँ ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके अगर ज़रूरत पड़े तो। क्रिमिनल अपील नंबर 747/2023 आरती शैलेश शाह वर्सेस सतीश वसंत धारूकर एंड अदर्स, ये केस का नाम है। और पुराना जो जजमेंट इसमें हवाला दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपर्णा शाह, उन्होंने कहा कि अपर्णा शाह का जजमेंट इससे पहले आ चुका है जिसके तहत ये सब कुछ नहीं, अपर्णा शाह तो आरती शाह, अच्छा, अपर्णा शाह का एक पहले का जजमेंट है
और अपर्णा शाह के जजमेंट में ये कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल उसकी होगी जो साइन किया है, भले ही जॉइंट अकाउंट क्यों ना हो, इसलिए जॉइंट अकाउंट होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उस जजमेंट को इन्होंने फॉलो करते हुए कहा है कि इस बात पर हम अडिग हैं और इसलिए ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, केवल पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके खिलाफ केस चलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।